डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो बच्चे नवोदय स्कूल के लिए अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 2014 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पेपर को शुरू करें, सबसे पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे कि कठिन राहों में भी जो आसमाओं में सफर बनाते हैं, कठिन राहों में भी जो आसमाओं में सफर बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं, मंजिलें करती हैं उनकी प्रतीक्षा, हर पल उस राही का, सीढ़ियां लगा के भी आसमां पर जो घर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। और इन इंस्ट्रक्शंस के अलावा एक मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके पास आपकी रफ कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप चेकआउट कर पाओ यार साथ साथ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो बच्चे पुराने उनको पता है कि रफ कॉपी और पेन के साथ में हमें वीडियो को पॉज करना है और उसके साथ ही हमें सॉल्व करना है। हो सकता है वीडियो 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, आपको उसे ज्यादा समय लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ आपका रिवीजन और प्रैक्टिस साथ ही साथ चलेगा वीडियो के अलावा, और एक ही बार वीडियो देख करके सारी चीजें आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ में अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो। देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले आपको रोल नंबर, अपना नाम और सिग्नेचर करना होता है पेपर में आप, और सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है ताकि आपको ये पता लग पाए कि कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, कितना मैथमेटिक्स के हैं और कितने लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है और उस जनरल आइडिया के बेसिस पे आप क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से कर पाते हो, समझ पाते हो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को और बेटर वे में समझ सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसमें सिमिलर कहीं ना कहीं आपको पिक्चर दिखेगी, और एक फिगर ऐसा होगा जो नॉट लाइक अदर थ्री, जो उन तीनों से मिलता जुलता नहीं होगा। तो उस पिक्चर्स को हमें फाइंड आउट करना है, जो डिफरेंट है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। तो इस तरीके से जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका एक सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो यहाँ भी देखो जितने भी पैटर्न है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो कहीं भी इस कॉर्नर के जस्ट एक छोड़ करके यहाँ भी है, और यहाँ पे देखो जितने भी हैं अगर इनको रोटेट भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक y दिख रहा है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी अपोजिट में y दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का और इन दोनों दोनों के बीच का, यहाँ पे गैप ज्यादा है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका एक राइट आंसर होगा। हमें गैप्स को देखना है। देखिए ये तीनों पिक्चर्स कहीं ना कहीं सेम है, ये वाली पिक्चर डिफरेंट है, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो एक सही आंसर होगा हमारा। इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर भी हमें डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो डॉट है, बीच में ये है, यहाँ पे दो डॉट, बीच में ये, यहाँ पे दो डॉट ठीक इसके सेंटर में, यहाँ पे दो डॉट है लेकिन ये सेंटर में होना चाहिए था, ये यहाँ पे कॉर्नर पे है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या होगा, एक सही आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ साथ क्वेश्चंस के सॉल्व करते जा रहे होंगे। और देखिए आपको बोर फील नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे पेपर में, जब आप बैठोगे तो वहां भी तो आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। 2 घंटे जब आप बैठने की प्रैक्टिस करोगे अभी से तो कहीं ना कहीं वो आपके रूटीन में होगा, और वहां पे जब आपको ये हैबिट लग जाएगी कि 2 घंटे आपको प्रॉपर क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो ये चीजें आपको है ना पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्रैक्टिस अभी से आप जारी रखिए, और इस पीवाईक्यू सीरीज को अगर आपने ध्यान से कर लिया ना तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। अब 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या दिया हुआ है, इन द गिवन क्वेश्चंस फिगर फॉलोड बाय अल्टरनेटिव 1 2 3 4 सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर लिस्ट एंड एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चंस। हमें जो इस फिगर को मैच करना है आंसर्स में से कि कौन सा इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें तो कौन सी ऐसी पिक्चर होगी जो कि इसको बिल्कुल सही कर देगी, इसके ऊपर कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगी, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो थर्ड वाला जो पिक्चर है, थर्ड वाला
ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। थर्ड वाला जो पिक्चर है वो क्या इससे मिलता जुलता है, तो आप कह सकते हो कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप सेवन्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे बिल्कुल मिलता जुलता, जो अगर आपको पिक्चर्स को देखना है तो ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता पिक्चर है। आप देख पाओगे कि ये हम लाइन को भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा, दोनों में से दोनों भी सही हो सकते हैं क्या? एग्जैक्टली exactly, लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये सेकंड वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है, क्योंकि ये इसमें देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ भी चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, लेकिन यहाँ पे कम है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इससे बिल्कुल ठीक मिलता जुलता है। हमें शेप की स्पेस को भी देखना है, उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखना है कि वो थोड़ा सा उसमें मोटाई ज़्यादा है या कम है, उसकी बिट कितनी है, उसकी लेंथ उससे कम है या ज़्यादा है, इसको भी मैच करना है और हमें एग्जैक्ट मैच जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वही हमें चेकआउट करना है। तो एट्थ वाले में आप देखो फोर्थ वाला बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि एग्जैक्टली आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें सही आंसर होगा। जैसे थर्ड वाला ऑप्शन है, इसका देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये इससे मिलता जुलता है, तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है वही आपका एक सही आंसर होगा, और सॉल्व करने का भी यही तरीका है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और टेंथ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल इस वाले पिक्चर से मिलता जुलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड से मिलता जुलता है। आगे चलते हैं और 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन हैं हमें अल्टरनेट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें देखना है कि जो ब्लैंक स्पेस है उसकी जगह पे क्या होगा जिससे कि उसका पैटर्न कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसा पिक्चर बना हुआ वैसे यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि ये वाले का ठीक यहाँ पे इस तरफ में मिरर्ड होना चाहिए। तो अगर आप इसका मिरर्ड देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेट कर देंगे इसको तो कहीं ना कहीं इसका जो पैटर्न है वो आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, और क्वेश्चन में आपको यही चीज तो करनी है। बहुत बच्चे क्या होता है ना कि 10 10 क्वेश्चन कर लिए बोर होने लगते हैं, आप वीडियो को छोड़ के जाने लगते हैं। आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको रुकना है, और जो रुकता है ना सिलेक्शन उसी का होता है। जो ध्यान से जो 4 जगह 15 वीडियो देखता है ना, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो को 15 मिनट तक देखनी है। आपको 60 वीडियो 70 वीडियोस नहीं देखनी, एक ही वीडियो को 60 मिनट तक देखना है। आपको कॉन्सेप्ट उसमें से क्लियर होंगे, 100% में से 90% तो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, 10% समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो नंबर दिया हुआ है ना, वहां पे कॉन्टेक्ट करो, क्वेश्चन पूछो। आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं ना क्वेश्चंस, आप भी पूछो ना क्वेश्चंस, किसने मना किया है? क्वेश्चन पूछो, डाउट क्लियर करो, तभी तो डाउट क्लियर होंगे। अगर डाउट क्लियर करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो डाउट कभी क्लियर ही नहीं होंगे। इसी तरीके से देखिए, तो इसमें अगर हम देखें इसके पैटर्न्स को तो इसका ठीक अपोजिट होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला वो आपका इसके अंदर एक सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, 13th वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो 13th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 13th वाले क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है चीजें कि ये जो पैटर्न है ना उसका ठीक ऐसा बनना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट कर देंगे तो इसका जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा, और पैटर्न ही तो हमें कंप्लीट कराना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे रखा हुआ है 14th वाले क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर सॉरी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज ये है तो यहाँ पे एक कम होना चाहिए पैटर्न यहाँ पे, तो इस तरीके से पैटर्न आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। 15th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ये वाला, क्योंकि इस तरफ से पैटर्न चाहिए, तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से 16 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन हैं इसमें हमें देखना है कि 3 complete and the fourth blank space is given. Choose the set of figures which is follows the rules and would replace blank space in the given problem figures from the 4 alternate givens. यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है जो ब्लैंक स्पेस है उसको, और देखना है कि इसके बेसिस पे क्या एक सही तरीका हो सकता है। देखिए यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल वाले में से ही हमारा आंसर होगा, और यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो 4 लाइनें किस में से दिख रही हैं ये आपको चेकआउट करना है, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 4 लाइनें तो नहीं देखना है, यहाँ पे हमें चेकआउट ये करना है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला फोर्थ वाले थर्ड वाले में होगा ना 4 लाइनें।
सेकंड वाला नहीं होगा, इसका थर्ड वाला जो होगा वो सही आंसर होगा। मैं सेकंड बोल रहा हूँ, क्या क्यों गलत बोल रहा हूँ? मे बी हो जाता है कभी कभी, हम अचानक से बोलना होता है थर्ड बोल देते हैं, सेकंड, थर्ड वाला ही सही है उसका। और यहाँ पे अगर आप देखिए इस पैटर्न को, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऑब्जर्व कर समझ में आएगा कि ये रोटेट हो रही है चीज़ें। जब चीज़ें रोटेट हो रही हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है ये आपको फोकस करना है। ये यहाँ पे गई, फिर थर्ड बार में यहाँ पे, फोर्थ बार में यहाँ पे जाएगी। तो फोर्थ बार में यहाँ पे कहाँ पे गई है? यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड, लेकिन हमें देखना है कि इसके ठीक अपोजिट साइड में होना चाहिए। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा पैटर्न किस लिए बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो अब देखिए यहाँ पे सीधे इसका डबल हो गया, तो 6 का डबल 12 होना चाहिए। तो 12 किस में होगा? ये सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा सही आंसर होगा। तो सेकंड वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम 19th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 19th वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये रोटेट होते हुए ये सेकंड वाला जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, तो सीधे ऊपर की तरफ में जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है 19th वाले में। 20 वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। और ये जो 20th वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। कि यहाँ पे देखो एरो एरो की रोटेशन को आप देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी कि किस तरीके से इसका रोटेशन हो रहा है। 45 डिग्री से इसका रोटेशन होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक, यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं जिनमें एक रिलेशन दिख रहा है फर्स्ट दो फिगर्स के बीच में, और जो रिलेशन दिख रहा है वही हमें थर्ड और फोर्थ के बीच में सुटेबल फिगर्स को सिलेक्ट करके बताना है कि क्या होगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हम देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर ये ट्राइंगल बना हुआ तो डायरेक्टली इस तरीके से हो जा रहा है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है तो ये इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो हमें पैटर्न है उनको भी नोटिस करना है कि क्या इनके पैटर्न्स में कोई बदलाव आ रहा है, क्या इनके पैटर्न्स में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जो थर्ड वाला इसका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो है 21 का, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्या हो रहा है? रोटेशन हो रही है ना, तो रोटेशन होने के बाद ये चीज़ यहाँ पे जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। और इसका ये हो रहा है यार, तो इसका ये होगा करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ओके, या ये वाला होगा? नहीं, ये वाला ही करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है क्या? इसका रिलेशन दो का ये और ये है, फ्लिप हो जा रहा है। ये फ्लिप होगा तो ये बनेगा ना यार। फोर्थ वाला करेक्ट है इसका, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। 22 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, तो यहाँ भी हम लाइन को बना देंगे, कनेक्ट कर देंगे लाइंस को। तो लाइंस को कनेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हम आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 23rd वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन देख लेते हैं। और ये लाइन देखने के बाद में अगर आप देखोगे कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इससे अप्रोप्रिएट मैच करता हुआ दिख रहा है। 24th वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा इस पैटर्न्स के बेसिस पे। यहाँ पे देखिए ये कार का ये है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग ही बोलते हैं राइट। और इसी तरीके से ये हैंडल किसका है? बाइक, ये इसका है। तो साइकिल है, इसका हैंडल है ये, तो साइकिल आएगा यहाँ पे। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 26 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे अल्टरनेट दिए हुए हैं 4, और यू हैव टू सेलेक्ट अल्टरनेट विच कंप्लीट स्क्वायर्स इन अ प्रॉब्लम फिगर्स। तो हमें स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है, और स्क्वायर को कंप्लीट करना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से इसको पकड़ना और ये देखना ये बॉक्स कहाँ पे बन रहा है। ये बॉक्स आपका फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर बन रहा है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। इसी तरीके से अगर हम 27th के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट किया और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 28th वाला जो क्वेश्चन है, 28th वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि इसके अंदर कौन सा हम देखेंगे पैटर्न्स, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंप्लीट हो रहा है इसका स्क्वायर, तो अंदर ये वाला जो है वो आपका एक सही ऑप्शन होगा, 21 का फर्स्ट वाला। इसी तरीके से 24th की अगर हम बात करते हैं, 24th बोल रहा हूँ, 28th वाले 28 बोल रहा हूँ, 29th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यहाँ पे अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाते हैं बिल्कुल कंप्लीटली,
तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे सटीक ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 30 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो इस तरीके से हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो यही तो हमें मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल मिलेगा इस तरफ का। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक में हमें दिया हुआ है एक मिरर, और मिरर में इमेज कैसी है ये आपको चेकआउट करके मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए कैसे, ये मिरर है, मिरर में ये माउस कैसे दिख रहा है, अपोजिट दिख रहे होंगे आपको, देखिए इस तरीके से। तो हमें देखना है कि मिरर में कैसा दिखेगा, चेहरे में देखिएगा। आपने देखा होगा ना, आप KOON लिख करके देखना मिरर में कैसा दिखेगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, ऐसा दिखेगा। मिरर में इमेज अगर देखोगे तो यहाँ पे एन एन इसका अपोजिट बनेगा, फिर O वैसे रहेगा, फिर के आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ऐसा कोण आपको दिखेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक मिरर है, और इस मिरर के अंदर अगर आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि मिरर में आर का अपोजिट ऐसा बनेगा और के का ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से हमें अपोजिट्स को पकड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे BR4 लिखा है, तो सबसे पहली बात कि 4 बनेगा, फिर R आपका अपोजिट बनेगा, फिर बी भी आपका अपोजिट किस तरीके से बनेगा। तो ये जो 33 का थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट होगा कि 4 ऐसा होगा, R आपका कुछ ऐसा होगा और B आपका ऐसा होगा। तो BR4 इस तरीके से इसके मिरर में बनेगा, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 34th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये सेकंड वाला जो मिरर है वो आपका मिरर होने के बाद जो आंसर होगा सेकंड में जो आंसर है वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से 35th का जो आंसर है वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन हैं, इसमें आपको क्या है कि 3 फिगर्स दिए हुए हैं, और 3 फिगर्स में एक सीक्वेंस है जिसको फोल्ड करना है पेपर को, और फिर कट करना है, और कट करने के बाद वो कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो पेपर को फोल्ड करना, फिर उसके बाद से कट करना, और आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है 36 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन। पेपर को सबसे पहले ये एरो दिया हुआ है, तो एक पेपर आप स्क्वायर ले सकते हो साथ में, इसको फोल्ड करके देखो, फिर इस तरीके से फोल्ड करो, और एक कॉर्नर अगर आप कट करोगे 36 में तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, अगर यहाँ पे अगर करते हो कट तो ये खुलेगा, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इन दोनों का कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, 36 में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही करेक्ट है। 37 की बात करते हैं, फोल्ड करके अगर हम देखेंगे, और ये यहाँ पे अगर हम करते हैं, यहाँ पे अगर हम कट करने की कोशिश करते हैं या कुछ यहाँ पे निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे निशान लगाओगे तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, फिर इसको ओपन करोगे तो यहाँ और यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ से भी फोल्ड किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये बन जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे भी देखो, अगर आप सर्कल 3 कर रहे हो ना यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे भी आपका सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हो जाएंगे, पूरे सर्कल होंगे। इस तरीके से होगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से 39th वाले क्वेश्चंस की बात करें, अगर यहाँ से कट करके सर्कल को रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सर्कल्स का इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, इस लाइन में भी हो जाएंगे और इस लाइन में भी, क्योंकि हम फोल्ड कर रहे हैं ना पेपर को। जब खोलोगे तो चारों तरफ में दिखेगा, और नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करोगे तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक बन जाएगा, और ये लाइन ऐसी है तो ये लाइन ऐसी कंप्लीट होकर के ये ऐसी चली जाएगी, अगर खोलेंगे तो ऐसा। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। 41 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 41 से लेके 45 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम फिगर इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव, find out which of the figures from first, second, third and fourth can be formed from a piece of given problem figures। तो आपको इस प्रॉब्लम फिगर्स को भी देखना है कि कौन सा आपका सही है। 41 से लेके 45 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात हो रही है। तो 41 से लेकर के हमें देखना है कि इसका एक अल्टरनेट क्या होगा इस प्रॉब्लम फिगर्स का। देखिए, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे ना तो एक लाइन बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम इनको
दोनों ही पैटर्न्स को अगर हम मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस तरीके से आपको दिखेगा। थर्ड वाला क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं ना, कंबाइन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले में हम कट कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे। अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे, इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलने वाला है इन सबको जोड़ने के बाद में। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप इन सारे पिक्चर्स को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स के अंदर ये आपको दिखेगा। एक ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे इस लाइन को अगर हम कट करके ऐसा कर दें और ऐसा कर देंगे तो थर्ड सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 44th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा एक ट्राइंगल और उसके बीच में कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। 45 के बाद 46 से लेकर के 50 तक के जो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि 46 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिगर्स हैं उनको हमें चेकआउट करना है और देखना है कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो पिक्चर्स आपको दी हुई है 1 2 3 4 में हमें इनका बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड वाला पिक्चर, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम अल्टरनेटिव की बात करें और देखने की बात करें तो इस पिक्चर्स को इसके अंदर छुपा हुआ पाओगे जो कि 4th वाला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। 44th नहीं, 47 का 4th वाला। 48 के अगर हम आंसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इसमें छुपा हुआ है थर्ड वाले ऑप्शंस में। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें इस पिक्चर को तो ये हमारा इस वाले ऑप्शन में छुपा हुआ है थर्ड वाले में। और 50 वाले लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका किस में छुपा हुआ है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी छुपा हुआ है। ये तो बात हो गई, हमने रीजनिंग के बारे में बात करी और रीजनिंग खत्म होते ही आपके जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीजनिंग खत्म होने के बाद जब मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ओड नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 5 7 9 एंड 0। तो सबसे पहले हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो 9 सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 होगा। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 9 7 5 0 हमें ओड नंबर बनाना है। ओड नंबर बनाना है यानी कि ये तो हमारा इवन नंबर बन चुका है। ओड नंबर बनाना है तो 9 7 5 और ये 0 3 हो जाएगा। तो 0 3 ओड नंबर में क्या होता है, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं। और 0 2 4 4 6 और 8 लास्ट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो रहा था, ये तो इवन नंबर है चूंकि 2 से डिवाइड है और ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर हमें चेकआउट करना है यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 75। कौन सा ऐसा नंबर है जो 75 से कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 75 को दो पार्ट्स में अगर तोड़ देते हैं 25 और 3 में तो हमें सबसे पहले चेकआउट करना है कि वो नंबर इनमें से जो 25 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन है, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये है कि नंबर्स को सम करने पर उसके सम का जो आंसर है वो उससे डिवाइड हो। तो 1 और 2 3 और 5 8 ये 3 से डिवाइड नहीं है यानी कि ये 75 से भी डिवाइड नहीं होगा। 25 से तो हो जाएगा, 5 और ये 1 6, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 25 से भी हो जाएगा, बिल्कुल 25 से भी हो जाएगा। तो 1 0 0 5 0 इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है ऑरेंजेस को 4 डेज में और वेंडर कितना बेच रहा है। इफ द वेंडर स्टिल रिमेन 25 ऑरेंज इन द कार्टून, तो हमें बिगिनिंग में कितना था ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मंडे को वो बेच रहा है 15 + 15, चार्ट यहाँ पे नहीं आ पाया है, मैं आपको बता देता हूँ कि 15 + 15 30। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंडे वेडनेसडे को 45 हो जा रहा है उसका 3 बार अगर प्लस करते हैं तो। और इस तरीके से मैं बता देता हूँ, मंडे को हो रहे हैं उसके 30, सॉरी मंडे को हो रहे हैं उसके 30
और वेडनेसडे को हो रहे हैं उसके कितने 45, फ्राइडे को हो रहे हैं उसके 90, और संडे को हो रहे हैं 60। और अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं 30, 45, 90 और 60 को, ये 225 हो रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसके बाद स्टिल अभी 25 बच जा रहे हैं, तो इस 25 को प्लस कर देंगे तो 250 इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 53rd का जो आंसर है वो थर्ड वाला होगा। 54th वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 280 एंड 1245 लीव्स रिमाइंडर 4 एंड 3। तो रिमाइंडर बचना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम माइनस कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर बचने की बात है तो ये इसमें से 4 माइनस कर लेते हैं, और 1 2 4 5 में से हम 3 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 276 हो जाएगा, और यहाँ पे 1242 होगा। तो अगर हम इन दोनों के एचसीएफ की बात करें, चूंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, और इनका अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 138 होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। 276 लिखा हुआ है, 276 को हम डिवाइड करेंगे 1242 से। 276 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1242 से तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर हम 276 को डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स में तो 13 आ जाएगा, और 4 टाइम में करते हैं तो 11, इसको हम 4 टाइम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1104। और 1104 को अगर हम माइनस कर देते हैं 1242 से तो 138 हो जाएगा, और 138 को अगर हम 276 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो 138 इसका करेक्ट आंसर होगा। और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना होता है जब भी ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12, 15 एंड 18 मिनट्स respectively. They started ringing at the 9. What will be the next time ring simultaneously? देखिए, अगर 12 मिनट 15 मिनट अगर दौड़ वाले क्वेश्चन होते हैं कि राउंड में दौड़ रहे हैं, वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो हम 12, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे 6 होगा, 9 होगा, और ये 15 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे, सॉरी फिर 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और ये 15 और ये फिर 9। फिर अगर 3 से करते हैं तो ये 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 1 होगा, और फिर 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स तो 2 है, और 3 टाइम्स है 2 बार, और फिर एक बार 5 टाइम है। तो 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 में हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 36 में अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 180 हो जाएगा। और 180 का मतलब आप समझ रहे हो, ये मिनट में दिया हुआ है। 180 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 3 घंटे हो जाएंगे, 3 आवर्स होंगे। और 9 बजे, अगर 9 बज रहे हैं, इसमें 3 घंटे प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा। 11 AM इसका जो होगा वो, सॉरी 9 और 3 12 होगा ना। 9 और 3 12 होते हैं यार। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 PM इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है 10 लाख ऑब्टेन अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस, तो फाइंड द नंबर। इन दोनों नंबर्स का सम करके उस नंबर से अगर हम माइनस कर देते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। सो 8 9 3 6 4 5 हमें प्लस करना है, 6 3 5 4 8 9, इन दोनों का जो सम है ना, और इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 1 5 2 9 1 3 4, राइट। आप इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर यही आएगा। और इसमें से हम 1 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1 लाख, सॉरी 10 लाख। 10 लाख माइनस कर देते हैं, एक और जीरो बढ़ानी पड़ेगी ना यार। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का हमें सम करना है। तो अगर हम सम कर देते हैं तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 8 9 3 6 4 5 प्लस 6 3 5 4 5 4 8 9, इनका अगर हम सम कर देते हैं तो इसका सम आएगा 1 5
29,134 और इसमें से माइनस कर लेंगे 10 लाख, तो 10 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 राइट। तो ये हो गए 10 लाख, और इसको अगर हम माइनस कर देते तो आंसर हो जाएगा 529,134, 529,134। तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम सारे क्वेश्चंस को 75 ये सेंटीमीटर में चेंज कर लें, और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 मीटर का तो 200 प्लस 75, तो ये हो गया 275 सेंटीमीटर। और हमें कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर 6 शर्ट्स खरीदनी है तो इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक का हमें पता चल गया तो हम 6 का, 10 का, 15 का, किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 आएगा सेंटीमीटर में। अगर इस सेंटीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ये क्या हो जाएगा, 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो और ये वाला जो ऑप्शन है 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 58th वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर फॉर्म बाय 7 वेरियस न्यूमेरल्स एंड 6 न्यूमेरल्स में डिफरेंट क्या होगा। देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट अगर बात करें हम 7 डिजिट का, तो 1 के आगे 6 जीरो लग जाएगा। और इस स्मॉलेस्ट डिजिट में जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ये तो 7 डिजिट का। और व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नंबर फॉर्म बाय 7 वेरियस न्यूमेरल्स एंड 6, तो 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हम लिख लेते हैं 199999, और इसमें डिफरेंस इसका हम फाइंड आउट करेंगे, 1 आंसर आएगा। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट वाला, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द 1.01, ये किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1.01 लिखा हुआ है तो 101 अपॉन 100 हो जाएगा, और ये 101% के इक्वल, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाया तो ये 100 लिखा, और परसेंट निकालने के लिए 101%, तो 101 यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वेट ऑफ टोमेटो compromise 90% of water and weight of water in 25 kg of tomato is, so 95% water है और 25 kg है, तो 25 का 90% हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 25 का 90% क्या हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम 25 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 225 हो जाएगा, और 225 में 10 यानी कि 22.5 kg आंसर हो जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन है 22.5 kg, वही आपका सही आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम ₹4250 अमाउंट टू 5610 एट द रेट ऑफ 8%। देखिए हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने साल में 4,250 रुपये 5,620 रुपये हो सकता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4,250 रुपये, और जो हमारा अमाउंट है वो हमारा कितना दिया हुआ है 5610। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, 5610 में से माइनस करना है 4250। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल करके आएगा इंटरेस्ट में, वो आएगा 1360। अब हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता है, और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 1360 है, तो 1360 हमने पुट कर दिया इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 4250, और रेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट हमें 8% का दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हमने टी लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया। देखिए ये जीरो से तो ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8 होगा और 2 5 जा 10 होगा, और अगर हम 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 बार में,
और ये हो जाएगा 5 बार में, 5×5 = 25, तो 85 × 4, 85 × 4। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1360 से, तो ये हो जाएगा आपका 1360 और 85 मल्टीप्लाइड बाय 4, और ऐसे हम टाइम निकाल लेंगे t इक्वल टू, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। कितनी आ जाएगी 4, ये 4 टाइम में आंसर आएगा 4। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 85 × 4, यानी कि जो 4 ईयर है वही आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ते हुए क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम। और टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आप टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, 60 सेकेंड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ 4015 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 365, तो इसको अगर 1.1 से 11 कर देंगे तो क्या आएगा। देखिए चीजें सिंपल है, बस पॉइंट का फर्क है ना। तो यहाँ पे 365 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट में हमें चीजें दी हुई हैं। तो पॉइंट में अगर चीजें दी भी हुई हैं हमें, तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और पॉइंट में आपका आंसर आएगा यहाँ पे, और पॉइंट में जो आंसर आएगा उसका एक जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 3, एक डिजिट के पहले ठीक पीछे से ये पॉइंट लग जाएगा, तो 36.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं 63rd वाले क्वेश्चन के बारे में, कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नॉर्मल पहले डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट के ठीक पहले आपको पॉइंट लगा देना है। देखिए 6 बार में तो जाएगा नहीं यहाँ पे, तो ये 0.6450 इसका जो है वो करेक्ट आंसर, सॉरी इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है और इसका सही आंसर क्या है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो डिवाइड करने का बोल रहे हैं, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे ये 100 है, ना कि 00 है, राइट। तो 100 पॉइंट ये है, तो 6.0045 होगा। बस आपको डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद 4 डिजिट के ठीक पहले पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, 80 के बाद से 10, 10 के बाद 70, 70 के बाद 60। देखिए एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये 80 है, फिर 10 है, फिर 70 है, फिर 15 है, फिर 60 है। तो 80 के बाद 70, 70 के बाद 60, और 60 के बाद से ये जो गैप है, इसके बाद से ये जो नंबर आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 के बाद 15 है, 15 के बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 जो होगा वो आपका नेक्स्ट टर्म होगा, और इस तरीके से हम इसके जो करेक्ट आंसर है वहां तक पहुंच सकते हैं, और फर्स्ट वाला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। देखिए यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, वो भी जो हमारे पहले 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनका। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो सिंपल दी हुई है। आपको अगर मैं बता दूं पहले 10 प्राइम नंबर, तो एक तो 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी है, 11 है, 13 है, इसके अलावा 17 है हमारा एक नंबर, और इसके अलावा 19 भी है हमारे पास में नंबर, और 23 भी है, और 9 भी है। तो हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, और यूनिट डिजिट अगर फाइंड आउट करना है तो चीज़ें बहुत ही आसान भी है उनको फाइंड आउट करना। यहाँ पे 9 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। देखिए 2 5 से तो 10 हो गया, जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो आंसर जीरो ही आना है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो फोर्थ वाला है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट में आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। इसी तरीके से 66 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 8 5 और जेड, अगर यहाँ पे देखेंगे 8 5 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 4 5 और जेड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 4 और 5 9 होंगे, 9 में हम कितना प्लस करेंगे तो वो होगा, तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, क्योंकि हमें 15 चाहिए। इस तरीके से 9 और 5 हो जाते हैं 14, 14 में हम कितना प्लस करें,
कि हमारे पास में 15 आंसर आ जाए इसका, तो x हमें x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और y है तो 8 और 4, 12, 12 में कितना प्लस करेंगे 3, y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है जेड हमें पता है 6 है, और ये 2, 6 और 2 8 है, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। यानी कि अब हमें देखना है 1 3 6 और जेड, 1 3 6 जेड, 1 3 6 और जेड, 1 3 6 जेड, 7, 1 3 6 7। तो ये जो ऑप्शन लिखा है जिसमें 1 3 6 7, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा है एक्स, फिर वाई, फिर हमसे पूछा है जेड, फिर डब्ल्यू। तो इस तरीके से अगर इस पैटर्न में देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें 1 3 6 7 दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर विल बी डबल्ड देन इट्स पैरामीटर विल बी। तो इसका पैरामीटर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसको डबल कर दिया जाए। तो हमें पता है कि स्क्वायर के अगर हम साइड की बात करें तो ये ए मानते हैं हम, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। और इसकी साइड को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि ए की जगह पे 2a कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हमें 2a करना है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 × 2a, तो ये हो जाएगा 8a। तो इस a का कितना टाइम्स हो गया, ये 4a का 2 टाइम्स हो गया, कंप्लीटली कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा, और 2 टाइम्स ही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में हम बात करते हैं कि अ मैन अक्रॉस 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट। देखिए मिनट में दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इस मिनट को अगर आप किलोमीटर पर आवर हम बात करते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये मीटर में दिया हुआ है और मीटर है तो पर सेकंड में करेंगे, या तो आप मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो सबसे पहली बात की जो मिनट है, मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, और मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/60 रखना होगा। और ये जो मीटर है ना इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1000 का डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ किसका, ये 600 में 1000 का डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 6/10, और ये मल्टीप्लाइड 60/5। तो ये 6 बार में 6 6 36, 36/5, 36/5 करेंगे तो ये 7 5 35, और पॉइंट, और 7 5 2 10, तो 7.2 जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 7.2 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये चीजें क्लियर है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन ये कब होगा, अगर ये किलोमीटर में हो, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 600 में 1000 का डिवाइड कर दिया था, और डिवाइडेड, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड, टाइम हमारा क्या दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट को हमें चेंज करना है तो 60 काम कर देंगे, तो ये 60 हो गया। अब इसको जब सॉल्व किया हमने तो 7.2 इसका आंसर आ गया है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं कि अ मैन वर्क 12 वर्किंग डेज 8 पर आवर डे, इफ डज 6 4 आवर्स। तो देखिए एक आदमी है ना 12 दिन काम करता है, और 12 दिन काम करता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो सबसे पहले बात ये है कि उस काम को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, हाँ, और उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो टोटल उसके काम को हम देखें तो 12 × 8 96 हो जाएगा। 96 आवर्स का काम है उसको, 96 आवर्स के काम करने के लिए उसने वो 12 दिन ले रहा है। लेकिन अगर इसी काम को वो 6 घंटे करे एक दिन में तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 6 घंटे के हिसाब से अगर वो करेगा तो ये हो जाएगा 6 1 6, और 6 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 और 6 6 6 36, तो 16 डेज में कंप्लीट होगा वो काम। कितने दिन में कंप्लीट होगा, 16 डेज में कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो हमने उसका टोटल वर्क निकाल लिया कितना है, और टोटल वर्क में हमने डिवाइड कर दिया इस 6 डेज से, क्योंकि 6 घंटे पर घंटे, 6 दिन, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा था। इसी तरीके से 17th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 1/5 पार्ट ऑफ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। एक ड्रम का 1/5 पार्ट जो है मिल्क से भरा हुआ है। हाँ, if what is the capacity of drum is required at 28 liter to fill to drum completely टू फॉल ड्रम कम्प्लीटली। कि अगर हमें और कैपेसिटी क्या है, अगर हमें ज़रूरत है 8 लीटर उसकी, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके बतानी। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/5 है, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो होल पार्ट है 1 है, और वन में से अगर वन वन ये माइनस कर देते हैं तो क्या बच गया, 4/5 बच गया। अब 4/5 तो है आपके पास में, लेकिन वो बोल रहा है कि इसमें हमें 28 लीटर की रिक्वायरमेंट है, इसमें 28 लीटर की रिक्वायरमेंट करेंगे तब जाके होगा। तो 28 लीटर 4/5 पार्ट है, तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा, 28 × 5। अगर हम 4 पार्ट की बात करें, 4 पार्ट की, तो क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाई 5। और अगर हम एक पार्ट का निकालेंगे तो इसमें 4 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक पार्ट का निकालेंगे तो 28 × 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 7 बार में 7 5 7 5 35, तो 35 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कुछ इस तरीके से जनरल लॉजिक से समझिए इस क्वेश्चन को, कि एक ड्रम में 1/5 पार्ट आ रहा है, हमें नहीं पता, यानी कि 5 लीटर में से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो रिमेनिंग उसका कितना बचा, 5 में से अगर 1 लीटर पानी आ रहा है तो 4/5 बचा, और ये 4/5 की वैल्यू है ना 28 लीटर है। तो 4 पार्ट की सबसे पहले वैल्यू निकालना है, तो 28, अगर एक पार्ट की मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 28 × ये 5 और डिवाइडेड बाय 4, ये 7 7 5 जा 35, तो 35 लीटर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे 0.01 दिया हुआ है और यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुझे यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 1 होगा, और इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तब जा कर के ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम इसका इसका भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो 0.1/0.01 लिखा हुआ है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, और इसके आगे जो नंबर दिए हुए हैं 0.01/0.1 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें भी हम 100 का करेंगे। क्यों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका कंप्लीटली 10 हो जाएगा अपॉन 1, प्लस ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 101/10, 10 10 जा 100 और ये 1, तो 101/10, 101/10 का मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं और 72 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2200 और 4%। 2200 और 4% का हमें फाइंड आउट करना है, इसका 4%। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2200 मल्टीप्लाइड बाय 4/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। और जब ये 88 हो चुका है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ये जो नंबर है वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी गलत हो रहा है, और अगर हम डेसिमल्स में देखें इसका 4/100, इसका अगर हम डेसिमल भी कर देते हैं यहाँ पे तो भी 8.18 आना चाहिए, बट इसका आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट है 72 वाले का। ओके, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा रॉन्ग सा है कि इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट किसके है इसका। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारा यही है या फिर कोई सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। देखिए 2200 बोला है यहाँ पे, 2200 का 4%, 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 0.25। हाँ राइट, 4/100, 4/100, तो इसका हो जाएगा 0.04, 0.04। तो 2200 को डिवाइड कर देंगे 0.04 से, तो ये हो जाएगा 55। यह भी गलत आ रहा है इसका आंसर, ये क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ आधा अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मंकी, डियर, पिकॉक, डॉग और पिग के बारे में दिया हुआ है। अ क्लास विजिट अ पार्क and they saw some animals, birds. They graphed by a placing numbers of animals, birds. Some of the numbers of deers and monkey is more than the number of peacock. तो आपको पता करके बताना है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है। मंकी है हमारे पास में, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे 25, और नंबर ऑफ डियर्स यहाँ पे 40 हैं। पिकॉक की बात करें तो 50 है। डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो 20 और 40 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 20 और 40 हो जाएगा 65। 65 5 माइनस 50, डिफरेंस आ गया 15 का। तो ये 15th वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक म्यूजिक कंसर्ट में 15% जो टोटल रिजर्व का 15% है फर्स्ट क्लास। इफ द ऑल क्लास वॉज सोल्ड एक्सपेक्ट 171, तो टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, तो कितनी टिकट्स वहां पे बिकी हैं ये हमें पता करना। देखिए तो जो 15% जो टिकट्स है ना वो 171 के इक्वल है, आप ये मान के चलो एक म्यूजिकल कंसर्ट में, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 171 की, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 171/15, और हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, 171/15 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1140, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है अ शॉपकीपर ₹10 फॉर एवरी बोतल फॉर कोक एंड 240 फॉर एवरी कैरेट ऑफ 30 बोटल्स। तो सबसे चीज़ें क्लियर है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने बोटल्स दे रहा है। इफ द वंदना बाय 185 बोटल्स को खरीद रही है, कितनी, 185 बोटल्स खरीद रही है, तो उसको कितना, देखिए, और एक कैरेट में 30 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो कितनी बोटल्स हो गई, 180। 180 तो वो लेगी, देखिए, और एक कैरेट में 30 बोटल्स हैं, तो सबसे पहली बात कि 185 उसको लेना है, 185 टोटल उसको बोटल्स खरीदना चाहती है, तो कैरेट्स में खरीदेगी, तो 30 बोटल्स, सबसे पहले तो 6 कैरेट्स अगर लेती है तो 6 कैरेट्स लेगी तो 180 बोटल्स तो हो गई, लेकिन प्लस 5 और उसको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी क्योंकि उसको टोटल 185 चाहिए। तो 180 कैरेट्स का दाम कितना हो जाएगा, तो एक कैरेट्स का दाम 240 रुपीज़ है, तो 6 इंटू 240, प्लस अलग से ले रही है तो 10 रुपये का पड़ रहा है, और तो ये कितना हो जाएगा, 1440 प्लस 50, ये हो जाएगा 1490। 1490 यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1490। तो आई होप कि ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हैं, और यकीन मानिए अगर आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में मास्टरी कर ली तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन्ड है और सिंपल वे में दी गई हैं, और जिसको आप आसानी से समझ भी सकते हो, और आसान भी है चीज़ों को समझना। आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। और हर एक जो पैसेज है उसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पैसेज को सबसे पहले तो हमें ध्यान से पढ़ना है, और आइजैक न्यूटन के बारे में दिया हुआ है कि आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ही वॉज बॉर्न 1642, डाइड वो उनकी डेथ हुई थी 1727 में। He discovered a lot of gravitations. It was a falling and apples of garden set him thinking. It was trying to find out why Earth went round the sun and moon round the Earth. क्यों सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, चंद्रमा का क्या रोल है, वो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछे। और एप्पल से गिरते हुए वो जमीन पे क्यों गिर रहा है, इस क्वेश्चंस कर करके बहुत सारी डिस्कवरी करी। न्यूटन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वाइट लाइट मेड अप द 7 कलर्स, 7 कलर्स का वाइट लाइट और ढूंढा उसने। और वी सी दीज कलर्स इन द रेनबो। ही ऑल्सो मेड मेनी अदर डिस्कवरीज, उसने और अलग अलग डिस्कवरीज करी। न्यूटन वॉज अ वेरी लर्न मैन, बट ही वॉज अ वेरी हम्बल। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ ही सेड, आई सीम टू हैव ओनली like a boy playing on seashore while the great oceans to be truth lay undiscovered before me। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइजैक न्यूटन थे वो क्या थे, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हेन ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी आपको पता है कि उनका जो जन्म है वो हुआ था
1642 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जन्म हुआ था कि नहीं 1642 में, मैंने आपको बताया, और उनकी डेथ हुई थी 27 में हुआ था इनका डेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड सेट हिम थिंकिंग, उनकी थिंकिंग को कैसे बनी उनकी थिंकिंग। पेड़ एप्पल गिरने से, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। इसी तरीके से लिखा हुआ हाउ मेनी कलर्स वाइट इन, वो 7 कलर्स थे उसमें, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से ये अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो कि पैसेज में ये लाइन डायरेक्टली दी हुई थी। तो इस पैसेज के बेस्ड जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं जो कि महाभारत का एक पार्ट है कि अर्जुन वेंट द्वारिका टू आस्क सपोर्ट फ्रॉम कृष्णा। अर्जुन गए द्वारिका सपोर्ट के लिए कृष्णा के। सेम डे दुर्योधन आल्सो रीच्ड द सीक कृष्णा हेल्प। दुर्योधन रीच्ड फर्स्ट, बट सीइंग कृष्णा asleep he sat down on the cousins of at the side of he is a waited, then react Arjuna waited standing near the Krishna feet. When Krishna awoke, Duryodhan requests to him to be on the side of the war, but I will bear no weapon. मैं कोई weapon use नहीं करूँगा, said Krishna. Both of you have choose between myself and my vast army. Arjuna has first choice, for I saw him first. Arjun chose Krishna without arms, and Duryodhana had to army of 1100 million soldier, well tried and tested a several wars. और तो यही हुआ कि अर्जुन ने कृष्ण को चुना, क्योंकि जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था, उन्होंने बोला था मैं हथियार यूज नहीं करूंगा। और एक तरफ जो दुर्योधन था उसने चुना उस ट्रेन्ड सोल्जर्स और आर्मी को, जो 1100 मिलियन सोल्जर्स थे उनको चुना, जो कि अलग अलग वॉर में टेस्टेड थे। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि हु वेंट द्वारिका टू आस्क सपोर्ट फ्रॉम कृष्ण। दोनों ही गए थे, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए हुए थे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में है कि हु कैप्ट स्टैंडिंग टुवर्ड्स कृष्ण फीट, कौन था कृष्ण के फीट, अर्जुन स्टैंडिंग टुवर्ड्स कृष्ण फीट। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि हु प्रिफर्ड कृष्ण कृष्ण आर्मीज इन प्लेस ऑफ कृष्ण। दुर्योधन ने कृष्ण को प्रिफर करने के बजाय वो आर्मी को प्रेफर किया, दैट वाज अ दुर्योधन। और इसी तरीके से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सोल्जर्स देयर इन अ कृष्ण आर्मी, और कृष्ण आर्मी के अंदर कितने सोल्जर्स थे, तो वो 1100 मिलियन सोल्जर्स थे जो कि ट्रेंड थे अलग अलग उसमें। और इसी तरीके से वेयर डिड द अर्जुना गो टू आस्क सपोर्ट फ्रॉम द कृष्ण, वो कहाँ गए, वो द्वारिका गए थे। कहाँ पे गए थे, वो द्वारिका गए थे सपोर्ट के लिए, ना आगरा ना अयोध्या ना मथुरा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि पूछा गया है, और पैसेज को पढ़ करके ही आप इसके सही आंसर्स को दे पाओगे कि वंस अपॉन अ टाइम लिव देयर राजपूत किंग एट द मालवा। मालवा में एक राजपूत किंग थे। ही किंगडम वाज स्मॉल क्वाइट एंड पीसफुल, देयर वर नो मेजर बैटल्स ऑन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सो ही वन एम टू लाइफ वाज मेक अस पीपल हैप्पी। उनका एम था कि लोगों की लाइफ को खुश रखा जाए। 1 year there was a serve drought, the fields were very and cracked, मतलब सूखा पड़ गया था, जो जमीनें थी वो क्रैक थी, ट्रीज वर बेयर, पेड़ सूखे पड़ गए थे। देयर वॉज नो फ्लावर्स फ्रूट्स लैंड एंड क्रॉप्स एनी काइंड्स, द किंग्स वॉज वरीड, राजा भी वरीड था। हाउ वॉज सेव द पीपल लाइफ फेमिनिन, कैसे लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। ही वॉक द रिवर नर्मदा, knelt down and prayed, scared Narmada bless us the rain, save the people from the famine and family, and I shall offer you firstborn child. Before long sky was overcast without clouds, it rained heavily. The wet earth was blood and seeds sown, and a few months later, bumper crops harvested. The people rejected. बहुत लोग बहुत खुश हुए, माँ नर्मदा की कृपा से बारिश हुई। और व्हाट वाज द किंग्स प्रॉब्लम, किंग की प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे क्या हुआ था, फेमिनिन था, फार्मिंग प्रॉब्लम थी उनकी। Which statement does show the Rajput king loved the people? क्यों उसने बोला कि offer his firstborn child to river नर्मदा, कि अपनी
पहले जो बच्चा था उसके लिए वो अपने माँ नर्मदा को दे देगा। वेन वर ड्रॉप्ड, क्यों सूखा पड़ गया था वहां पे। अर्थ वॉज ड्राई एंड क्रैक्ड। द किंग प्रेड नर्मदा फॉर, किस चीज के लिए? रैन के लिए, बारिश के लिए, बच्चे के लिए नहीं, उन्होंने बारिश के लिए प्रेयर किया था। और इसी तरीके से अगर हम 90 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बिफोर लॉन्ग मीन्स, बिफोर लॉन्ग का मतलब पता है क्या होता है? वेरी शुड, बहुत जल्द। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा इस पैसेज को कि द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट बट द इंजन ड्राइवर नोटिस द बॉय रेड शर्ट रनिंग टुवर्ड्स द इंजन। ट्रेन का जो ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही थी, लेकिन उसने एक बच्चे को देखा रेड शर्ट में रनिंग टुवर्ड्स द इंजन, जो कि इंजन की तरफ से आ रहा था। द ड्राइवर वॉज सरप्राइज्ड एंड एंग्री, you blow the whistles, boy didn't stop, so driver slow the train down, the boy run faster toward the stop, he shouted. Oh, stop it the train and got the engine. Ramu came engines to the drivers, he was panting for the breath and the pointing toward the bridge. What is the matter? Asked the driver angrily. Oh, bridge is broken, said Ramu. You cannot take the train over. All passengers came down the train. They show the bridge was really broken. They were very happy and thankful. The driver thankful Ramu and said, "You are really a brave boy. You have done a brave deed." रामानुजन के ऊपर ये completely एक बेस्ड प्रैक्टिकल उनकी इस कहानी है कि ट्रेन को देख करके ट्रेन को रोक दिया था उन्होंने रेड कलर के शर्ट से। और लोग सरप्राइज हो गए थे कि जब उन्होंने बताया कि ब्रिज आगे क्रैक है, क्योंकि अपने आप में वो इंजीनियर भी थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को स्पॉट करना है। तो रामू वॉज वेविंग रेड शर्ट टुवर्ड्स द इंजन, इंजन की तरफ वेव कर रहे थे। इसी तरीके से लिखा हुआ है रामू वॉज पॉइंटिंग, किस चीज को पॉइंट कर रहे थे? टुवर्ड्स द ब्रोकन ब्रिज, जो ब्रिज टूटा हुआ था उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहे थे। इसी तरीके से क्वेश्चन में है कि व्हाई डिड द ड्राइवर ब्लो विशल, क्यों बजा रहा था ड्राइवर विशल? बिकॉज द ब्लो विशल्स एंग्रीली स्टॉप द वर्ल्ड, ताकि इस लड़के को रोका जा सके। रामू वॉज अ ब्रीव बॉय, ब्रीव थे, काफी ब्रीव थे, लोगों की जान बचाई उन्होंने। द कलर ऑफ रामू शर्ट वॉज, कैसी थी? रेड थी, तभी तो उसको वेव कर रहे थे। आगे चलते हैं और एक और पैसेज जो कि बहुत ही प्यारा पैसेज है कि सिमी वॉज पपी, और वेरी क्यूट पपी आशा फाउंड क्राइंग इन द पार्क, और आशा को वो पार्क में क्राइंग करते हुए मिला। व्हेन शी पिक्ड हर पपी स्टॉप्ड क्राइंग एंड लुक्ड हर, आशा लाइक्ड इट ए ग्लैंस एंड डिसाइडेड टू टेक हर, उन्होंने डिसाइड किया कि घर ले चलेंगे। हर मदर अप्रूव्ड द आइडिया, दे दे टुगेदर गेव द सेम नेम सिमी, उन्होंने उसका नाम दिया सिमी, एंड हैप्पीली brought her home, and nobody trained the puppy. So Asa thought she should train her next morning. She took Simi out and gave the some lessons. A trainer has to be bit strict, so she punished her and disobeyed the rewarded. She did Asa wanted to do on whole training was not so difficult, and we the time Simi become a good cultured puppy. सिमी एक अच्छा पपी बन चुकी थी। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली स्टोरी बहुत प्यारी है कि बाहर से पार्क में उन्हें एक पपी मिला। आशा टुक द पपी होम बिकॉज सी, क्यों क्यों उसको लेकर गए? क्योंकि वो लाइक्ड हर ग्लैंस, उन्होंने एक नज़र में उसे पसंद आ गया था। सी डिसओबेज, सी रेफर्स टू, किसके लिए ये कहा गया है? ये कहा गया आशा की पपी के लिए कहा गया, आशा की मम्मी के लिए नहीं कहा गया। और व्हाट वाज द अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड? रिवॉर्ड का मतलब होता है अपोजिट, अगर हम पनिशमेंट होगा इसका, रिवॉर्ड का अपोजिट होगा पनिशमेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि द पपी वॉज नेम्ड सिमी बाय, तो वो है आपका आशा एंड हर मदर, ये पपी का नाम है। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज मीन डिड व्हाट शी वांटेड हर टू डू? तो आप कह सकते हो ओबे, क्या है वो? ओबे। तो ये है कंप्लीट स्टोरी, और आई होप कि ये जो स्टोरी है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।
and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.